Means examination is not just about the knowledge, it tests your analytical ability, presentation skill, as well as your conceptual clarity. In this session, I will explain the OCS 2022 मेंस एग्जामिनेशन पेपर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। और हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के कुछ पेपर, समझेंगे किन सारे की पॉइंट्स को अगर हम अपने आंसर में रखते हैं तो वी मे फेच द ideal marks in our means examination. So let us start discussion on this topic. जो भी नए बच्चे हैं वो जान लें कि लाइक अदर ऑप्शनल पेपर, योर ज्योग्राफी ऑप्शनल विल बी डिवाइडेड इनटू टू पेपर, पेपर 1 फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पेपर 2 फॉर इंडियन ज्योग्राफी. Again, further paper 1 shall be divided into group A and group B. ग्रुप ए में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. 250 वर्ड शैल बी द मैक्सिमम वर्ड लिमिट. वाइल ग्रुप बी में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से 5 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं और इनके आंसर 300 वर्ड्स में देने हैं. तो आपके पास अबाउट 3 ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हो. और इन 3 क्वेश्चंस को अगर आपको लग रहा है कि हमने नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को छोड़िए जिसके बारे में आपकी जानकारी बिल्कुल नहीं है. यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आप मेंस को लिखते हो तो देखो, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना आपके मार्क्स को डिटरमाइन करता है. अगर आपने लूज क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, ठीक वैसा ही जैसे क्रिकेट में बैट्समैन अगर लूज बॉल पे बाउंड्री लगाने की कोशिश करता है तो कैच आउट हो जाता है, ठीक इसी तरह से अगर हमने लूज क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, उसके बारे में फैक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ डिजास्टरस स्टेप. 1-2 नंबर से ही हमारा बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है मेरिट में. तो इन बातों को ध्यान में रखना है. ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए जिस पर बहुत अच्छी तैयारी आप करके गए हैं. नाउ वी शैल डिस्कस द प्रीवियस ईयर पेपर. अब पेपर के अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग सीरीज में कवर करेंगे और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2022. व्हाट आर वोल्केनो? डिस्कस द मेजर कॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड. अब देखो, क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सीधा बताना है हमें कि वोल्केनो क्या होता है और इसके कॉजेस क्या है. लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने स्किल्स को यूज करें, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें तो डेफिनेटली यू विल ऑब्टेन सम एक्स्ट्रा मार्क इन दिस आंसर. अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले जब आप आंसर लिखते हो यू शुड ट्राई टू मेक इट क्लियर द स्ट्रक्चर. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसको एकदम फोकस करते हुए चलना है कि क्वेश्चंस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 3 डायमेंशंस: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी and conclusion. So as far as introduction is concerned, you may start your answer कि volcanic activity or volcano are demonstration of endogenic forces and that causes serious loss of man and property. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना के हम सीधा मेन बॉडी की ओर जाएंगे. एंड इन मेन बॉडी यू कैन आइडेंटिफाई, यहाँ पे 2 चीज़ों को टारगेट करना है, क्वेश्चंस का पार्ट 1 और पार्ट 2. तो मेन बॉडी के पहले पार्ट में आपको सीधा लिखना है वॉल्केनो के बारे में. तो पहला पार्ट आपको एक हेडिंग के साथ चलना है, अबाउट वॉल्केनो. तो एक सीधा हेडिंग बना दो वॉल्केनो और यहाँ पर वॉल्केनोस के बारे में आप डिटेल करो. डेफिनीशन, तो सिंपल डेफिनीशन वॉल्केनो का है, यू नो वेरी वेल, वॉल्केनो इज द वेंट और ओपनिंग थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल beneath द अर्थ सरफेस इरप्ट्स. और इसके साथ ही आप जो है मीनिंग के साथ ही यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स को भी इलुस्ट्रेट करो. लाइक सपोज active volcano, dormant volcano, even extinct volcano are there. Again, volcano can be classified on the basis of their frequency or periodicity as well as on the basis of शेप ऑफ वॉल्केनो. तो कुछ टाइप को आप ज़्यादा इलुस्ट्रेट मत करो, सीधा यहाँ पे एक फिगर बनाओ टाइप ऑफ वॉल्केनो एंड जस्ट ड्रॉ दिस टाइप चार्ट टू impress your examiner
कि यहाँ पे 3 टाइप के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कोन. Volcanic cone, as far as frequency, so you all know that is active volcano, dormant volcano, and last one is the extinct volcano. And just write examples, if one or two, write nothing, that will be enough for this. As far as mode of eruption, so this involve fissure type of eruption or silent eruption and explosive or central eruption. As far as cone, so you know very well, some volcano are sealed volcano, some volcano are stratovolcano, some volcano are lava dome, some are एसिडिक वॉल्केनो, पैरासाइट वॉल्केनो. तो बस नाम लिख के इसको हटा देना है. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट 1. एज फार एज पार्ट बी इज कंसर्न, मेजर कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. तो इसके ठीक बाद हमें एक पूरा हेडिंग बनाना है, कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. और हेडिंग कहाँ से आएगा, मेक इट क्लियर कि योर क्वेश्चंस प्रोवाइड यू हेडिंग. यही हमारा हेडिंग होगा, इसी को कट करना है और सीधा हेडिंग इसी से बनाना है. और एज पर द फ्रीक्वेंसी, एज पर द क्वेश्चन अरेंजमेंट, हमें इसी से अपने आंसर को पूरा लेकर चलना है. जैसे जैसे क्वेश्चंस में वर्ड्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग अपने मेंस के राइटिंग में भी इसी तरह के पॉइंट्स को लेंगे. कॉजेज ऑफ वॉल्केनो, अब देखो कॉजेज ऑफ वॉल्केनो के लिए हम एक सेपरेट हेडिंग बनाएंगे. और एज फार एज कॉजेज ऑफ वॉल्केनो इज कंसर्न, तो यू नो बी इट circum-Pacific belt or even our mid-continental belt, all are outcome of the subduction zone. So where two plates collides, heavier plate always subside below the lighter plate, और इससे फिर melting start होती है और volcano का formation होता है. तो हम यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला सबडक्शन जोन को बताएंगे कि सबडक्शन जोन इज द वेरी active tectonic zone of lithosphere. Two plate converge here, as always the heavier plate subside below. This way melting of the plate produces active volcano. और कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके रखेंगे. दूसरा जो फैक्टर है, यू नो वेरी वेल, वेयर एवर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन फाउंड. जैसे हमारा मिड अटलांटिक ओशियन, अगर मिड अटलांटिक ओशियन को देखते हैं तो वहाँ पर हमें आइसलैंड के वॉल्केनो जैसे माउंट हेकला दिखाई पड़ते हैं, ट्रिस्ता दी कूनहा, माउंट पीली. तो दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है ये डाइवर्जेंट का, और यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन को बताना पड़ेगा. एंड विथ दैट यू शुड ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल एज वेल. थर्ड इसका फैक्टर अगर हम देखें तो यू नो इंट्रा प्लेट वॉल्केनो वर डिस्क्राइब्ड बाय टूजो विल्सन, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट. और हॉट स्पॉट को जब बताएं और मेंटल प्लूम के कॉन्सेप्ट को, तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड सम चार्ट और डायग्राम मस्ट बी प्रेजेंटेड देयर. वहाँ पे मेंटल प्लूम के कॉन्सेप्ट को बताना है और फिर उसके चार्ट को बताना है, जैसा यहाँ पे बना हुआ है. तो ये तो बहुत टेक्निकल डायग्राम है. वी शुड ट्राई टू ड्रॉ this way a simple diagram to impress our examiner, that is a structure of earth crust, and below to crust this is the area of mantle, and this is the area of core. So what is interesting here, as per John Tujo Wilson, कि near core mantle boundary the energy wave in form of mushroom shaped bubble arises, that is the mental plume. कोर मेंटल बाउंड्री से मशरूम शेप्ड बबल राइज होते हैं, एंड दे फॉर्म हियर below to this lithospheric plate hot spot, or the weak area when comes above this hot spot they produces this type of volcano. तो थोड़ा इस पे भी एक्सप्लेन करना है हम लोगों को अबाउट कि बिसाइड्स दैट जो फोर्थ फैक्टर है, यू नो वेरी वेल कि ओनली फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा डू नॉट प्रोड्यूसेस सच टाइप ऑफ वॉल्केनो. अब इसके लिए तीसरा नेक्स्ट फैक्टर हमें चाहिए प्रेशर माउंटिंग. अब प्रेशर माउंटिंग या प्रेशर बिल्डिंग क्या होता है कि देखो, जब कभी मैग्मा का फॉर्मेशन बिलो द अर्थ सरफेस हो रहा है और यहाँ पर अगर ओशियन वाटर क्रैक के थ्रू इंटर होता है, इन दिस वे वाटर वेपोराइजेस, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और वाटर वेपर लेटर एक्सर्ट प्रेशर हियर ओवर मोल्टेन मटेरियल मैग्मा.
और फिर साथ में मैग्मा के साथ ये वाटर वेपर रिलीज होता है थ्रू द माउथ ऑफ वॉल्केनो। तो दैट इज द प्रिंसिपल कॉज वेयर एवर सच काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग ऑन वॉल्केनो फाउंड्स। हमारे हिमालय के साथ प्रेशर बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, दैट इज वाई दिस इज वॉल्केनो फ्री जोन। सिमिलरली यू शुड राइट हियर नेचर ऑफ मैग्मा, कि इफ मैग्मा इज सपोज फेल्सिक, तो यू नो वेरी वेल फेल्सिक मैग्मा आर क्वाइट स्टिकी, ऊजी, बहुत चिपचिपा होता है। और जब इस तरह के मैग्मा का फॉर्मेशन होता है तो यूजुअली द एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो forms. Similarly, you should write the earthquake. So sometime earthquake triggers the volcanic mechanism, or if suppose there is a weak lithospheric crust above that mantle, above that molten material, volcanic material comes through the crack created by the earthquake. तो इस तरह से हम लोग 8-10 फैक्टर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। earthquake है, अगेन नेचर ऑफ रॉक्स हैं, if rock are very suppose weak, in that case again molten material may break that weak structure. तो इस तरीके से हमको बताना है। एंड फाइनली one line shall be enough for conclusion. In this way volcanic eruption is demonstration of the combination of several factor, और हर एक के साथ छोटा छोटा डायग्राम बनाओ, and believe me this will be the best way to handle such type of straightforward question. Now let us discuss next question, that is explain the erosional landform produced by wind action with neat diagram. अब यहाँ पे देखो देर इज अ वेरी क्लियर कट गाइडलाइंस कि आपको आइडेंटिफाई करना है इरोजनल लैंडफॉर्म को, एंड देयर आफ्टर यू शुड ड्रॉ अलोंग विद दैट डिस्क्रिप्शन सम इंटरेस्टिंग डायग्राम। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट राइट एंड इंट्रोडक्शन कि विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन ड्यू टू attrition, abrasion, and even transportation activity. Wind creates a very breathtaking landform that usually found in desert and arid region. Sahara, even our Thar desert are known for such interesting structures. अब थोड़ा सा इसके बारे में आते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म, तो इरोजनल लैंडफॉर्म कई सारे हैं, लाइक ज्यूजेन, यारडांग, ड्रेकेंटर, ब्लो होल्स, इंसिलबर्ग। अब इनके बारे में सीधा लिखना है, लाइक सपोज ज्यूजेन, तो व्हेन दिस टाइप ऑफ strata of rock founds, suppose the upper layer is of hard rock, the middle layer is of soft rock, again this is hard rock. So what is interesting here कि due to wind what happens, crack evolves over hard rock and this way soft rock over the time, पूरा का पूरा सॉफ्ट रॉक धीरे धीरे कटता चला जाता है और हार्ड रॉक में एक क्रैक डेवलप होता है। तो दिस वे व्हाट इज इंटरेस्टिंग, द इंक पॉट शिप्ड स्ट्रक्चर लेटर फॉर्म दैट इज कॉल्ड ज्यूजेन। वहीं यारडांग में क्या हो रहा है, तो यारडांग इज द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ दिस टाइप ऑफ vertical strata of hard rock, soft rock, hard rock, soft rock. तो due to wind erosion what happens, hard rock over the time at its bottom, नीचे से ये कटना शुरू हो जाता है और इस तरह से हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक का एक रूफ टाइप स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड यारडांग। तो सिमिलरली आपको 3-4 स्ट्रक्चर, कम से कम 6-7 स्ट्रक्चर पे डिस्कस करने हैं और उनके बारे में फॉर्मेशंस को लिखना है, बहुत ज़्यादा टिपिकल, दैट इज नॉट वेरी टिपिकल। अगेन डिस्कस द फोर्स ऑपरेटिंग ऑन अर्थ विथ रेफरेंस टू इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो देखो ये जो क्वेश्चन है यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बिल्कुल 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर इसके पार्ट 1 को हम लोग देखें तो दैट इज फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन अर्थ। अब फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन अर्थ क्या होता है, तो आप सबने पढ़ा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस refers the ongoing movement of earth crust involving construction
destruction and reconstruction of landforms including with continent, mountain, plateau and plain। तो हमारे अर्थ क्रस्ट पर फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे गाइड होता है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस comes under this geomorphic process। First one is called endogenic forces and second one is called exogenic forces। Endogenic force comes beneath earth's surface, it involves sudden and diastrophic forces। तो diastrophic forces are long term slow proceeding forces। Again sudden forces are quite abrupt। तो सडन फोर्सेस अगेन इन्वॉल्व वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक, इवन लैंडस्लाइड, while our diastrophic involve apriogenic and the orogenic forces। apriogenic causes formation of continent while orogenic causes formation of our mountains। तो this way you should write this diagram to handle the first part of this topic। exogenic as far as concerned, तो you know very well that is outcome of atmospheric factor or altogether exogenic forces called denudation। और denudation involves the process of weathering and erosion। तो कुल मिला के यहाँ हमको पहले पार्ट के लिए एक डायग्राम देना है और एक पैराग्राफ में इन सारी चीजों को डिस्कस करना है। अगेन एज फार एज सेकेंड पार्ट इज कंसर्न तो मेक सेपरेट हेडिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ को बताना है और यहाँ पे पहले तो एक पॉइंट देना है कि अर्थ इंटीरियर इज क्वाइट अननोन टू अस। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव, द three concentric layer of earth interior have been identified। अब इसी थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर को वन बाय वन बताना है कि क्रस्ट के क्या फीचर हैं, मेंटल के क्या फीचर हैं एंड लास्ट वन कोर के क्या फीचर होते हैं। तो दिस वे यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ डायग्राम्स, विथ कंटेंट एंड विथ फ्लो चार्ट। तो दैट विल बी द वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एज फार एज कंसर्न, गिव एन अकाउंट ऑन द सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अटलांटिक ओशियन। अब ये क्या है, तो देखो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अटलांटिक ओशियन एज फार एज कंसर्न, तो इन इंट्रोडक्शन यू शुड राइट अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द अटलांटिक ओशियन कि अटलांटिक ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। इसके बारे में लिखना है कि भाई तीसरा बड़ा ओशियन है, सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, और दिस इज एस शेप्ड ओशियन। ये सारी बातें लिखने के बाद आते हैं इसके सरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखो एज फार एज सरफेस कॉन्फ़िगरेशन इज कंसर्न, तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स द ओशियन बॉटम रिलीफ। अब बॉटम रिलीफ को बताने के लिए हमारे पास कई सारे डायग्राम होते हैं। यू नो वेरी वेल कि दिस टाइप वी मे ड्रॉ द इंटीरियर ऑफ द अटलांटिक ओशियन, कि ऐसे हम लोग इसको इस वाले डायग्राम से भी बता सकते हैं जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। यू शैल राइट अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबाइसल प्लेन, इवन द ओशियन ट्रेंच एज वेल एज डिप्स, इवन रिजेस, इवन गुयाट्स, इवन सी माउंट। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं। अब लिखना कैसे है, तो सबसे पहले देखो अटलांटिक ओशियन का जो स्ट्राइकिंग फीचर है दैट इज this the mid ocean ridge, that is called mid Atlantic ridge, MAR in short, and that is the longest continuous series of mountain spanning over 16,000 किलोमीटर। 16,000 किलोमीटर से लंबा ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन है। थोड़ा इसको बताना है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रिज इज कॉल्ड डॉल्फिन रिज, वाइल सदर्न पार्ट इज कॉल्ड चैलेंजर रिज। इन बिटवीन the Romance Trench found again near Iceland, Telegraph Plateau is there। Thereafter come to the marginal sea like suppose Mediterranean Sea, Bay of Biscay, और यहाँ पे इन सारी बातों को लिखना है। As far as island is concerned, तो several island you know, Trista di Cunha volcanic island, even Cape Verde here,
तो दीज आर कनारी आइलैंड इज हियर, मेडीरा आइलैंड इज हियर। तो वन बाय वन सबको करते हुए बताना है, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग क्लास इवन द नोट्स यू विल एबल टू हैंडल दिस वेरी कंफर्टेबली। अब एकदम फैक्चुअल है, कुछ नहीं करना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है, एंड फाइनली राइट दिस वे द ocean bottom relief of Atlantic Ocean is much diverse than the surface configuration of Atlantic Ocean। और सिंपली आपको दो डायग्राम बनाने हैं, एक तो ये डायग्राम बनाना है और दूसरा जो इस तरह से डायग्राम हम लोग इसका भी डायग्राम बना सकते हैं साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को लेते हुए। तो दोनों डायग्राम यहाँ पे बनाने हैं। अब आते हैं जो एक और इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि देखो ज्योग्राफी पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम ReIES की तरफ से लॉन्च हो रहा है, और इन दैट प्रोग्राम आई विल प्रोवाइड यू द पर्सनल गाइडेंस। जहाँ भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इसका आंसर कैसे करना है, इसमें कौन सा डायग्राम यूज करना है, इन दैट फॉर दैट प्रॉब्लम आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। और ज़्यादा अगर उसके बारे में कि प्रोग्राम कितने दिनों का है, उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट वुड बी द काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन, सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करो। और अपनी ज्योग्राफी में कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। सो विदाउट हेजिटेशन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ full of energy, full of confidence. So all the best to all of you, and thanks for watching this session.